तो आप देख रहे हैं यो स्टॉक और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां आदिशक्ति आपके जीवन में शक्ति और संपन्नता का संचार करें, यही हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ हम भी तैयार हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। यो स्टॉक आपका अपना शो है जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, करना कुछ नहीं है। यो स्टॉक में आप अपने सवाल हमें अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हमें पहुंचाइए। यही नहीं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही यूट्यूब पर भी कमेंट करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए इन सबके बीच में जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। निफ्टी देखिए 25,300 के स्तर पर अभी भी टिका हुआ है, निचले स्तरों से रिकवरी नजर आ रही है। देखते हैं कि बैंक निफ्टी की तरह ये हरे निशान में कब आता है। बैंक निफ्टी में देखिए 200 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 55,656 के स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए 1443 शेयर इस वक्त हरे निशान में और 1259 शेयर इस वक्त जो है वो डिक्लाइन से यानी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए। और आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बाजार में जो रिकवरी है यहां से क्या नजरिया बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, बताइए फटाफट। तो प्रभात कृष्ण जी, और सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को अश्विनी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निफ्टी जैसा कि भी हम देख पा रहे हैं कि 25,150 का सपोर्ट लेकर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। और हमें लगता है कि जब तक निफ्टी 25,150 के ऊपर रहता है तब तक हम ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मोड में मार्केट ट्रेड करेगा। फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, मुझे लगता है कि हमें दूसरे 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिलेगा। और एक बार निफ्टी अगर 25,500 के ऊपर निकलता है तो वहां से फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर होगा और फिर वो अपने जो पिछले स्विंग आए हैं 25,650 वहां तक करने की उम्मीद है। और एक बार अगर 25,670 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें फिर से हमारे मार्केट में नए हाई देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आता है आ रहा है लोअर लेवल से। तो मुझे लगता है कि अगर 55,800 लेवल अगर टूटते हैं तो वहां से फिर हमें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 400 पॉइंट के और अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 56,200। और जो डाउनवर्ड का सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 55,300 के ऊपर। तो जब तक बैंक निफ्टी 55,300 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हम इस ब्रेकआउट की उम्मीद कर सकते हैं। और आने वाले समय में बैंक निफ्टी में 56,200 तक के लेवल्स देख सकते हैं। राइट, चलिए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर लक्ष्मीकांत जी आपने ये राय दे दी है, लेकिन दर्शकों के सवालों को भी अब झटपट शो में शामिल करते हैं। प्रीतेश शाह का हम सवाल लेंगे और लक्ष्मीकांत जी इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल जो है वो भेजा है। येस बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और नज़रिया मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल भेजा है, लेकिन आज येस बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में विस्तार को लेकर भी एक खबर आ रखी है। बट हैविंग सेड दैट, इनका खरीद भाव बता देती हूँ मैं आपको, 21 रुपये है और शेयरों की संख्या ये बता रहे हैं 1083 है। एक नियर टर्म आउटलुक बता दीजिएगा, क्योंकि अब फिलहाल तो 2157 के आसपास का बाइंग प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, लेकिन इनको कितना रुकना होगा और किस स्टॉप लॉस के साथ, अगर शॉर्ट टर्म व्यू में पूछना चाहूँ। करता जी, माफी चाहूंगा, मैं यस बैंक के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन और कंप्लायंस इशू के तहत। मैं भी यस बैंक का ही एम्प्लॉय हूँ, सो उस पर रिकमेंडेशन देना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। राय दीजिए, उस सेक्टर कैसा लगता है आपको? जी प्रशांत जी, आपकी आवाज नहीं आई है मेरे पास, आप फिर से बोलेंगे? कि पीएसयू बास्केट आपको कैसा लगता है? आप मैस्केट के बारे में पूछ रहे नहीं हैं? नहीं, पीएसयू बैंक्स, सरकारी बैंकों का जो सेक्टर है वो। जी हाँ, अगर मैं निफ्टी पीएसयू क्षेत्र देख पा रहा हूँ तो अभी हमें कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक डबल कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला था और वहां से फिर हमें अच्छी खासी अपसाइड रैली देखने को मिली है। अभी भी जो उसके प्रीवियस स्विंग लो है उसके ऊपर ही निफ्टी पीएसयू बैंक्स ट्रेड कर रहा है।
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अभी जिस हिसाब से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें एक अच्छी खासी रैली निफ्टी पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स के स्पेस की बात की जाए तो इसी के अंदर महाराष्ट्र बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, एसबीआई है और यूनियन बैंक है। वहां पर हमें आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि इनमें से जो कई बैंक है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में आने वाले समय में अच्छी तेजी रहेगी। तो इसमें से जो प्रेफरेबल बैंक है उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें हमें 265 268 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई ने जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और ऊपर इस तरह हमें देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट लेवल है अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पर 900 से लेकर 920 तक के लेवल्स हमें एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पर अगर मैं पीएनबी की बात करूं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में 123 से लेकर 125 के लेवल पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ब्रजेश सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? हाँ, मुझे ट्रेंड के बारे में पूछना था। इसका ये मैंने एफएनओ लिया है, तो इसके काफी लॉट में 14 लॉट है और ऑलमोस्ट 40,000 का लॉस हो रहा है। ये काफी 2-3 दिन से लगातार नीचे गिर रहा है। इस बारे में जानकारी चाह रहा था कि एग्जिट करे या अभी होल्ड करे। लक्ष्मीकांत जी हेल्प कर पाएंगे? जी, ट्रेंड में फ्राइडे के सेशंस में ही फॉलिंग ट्रेंड राइजिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हालांकि आज के सत्र में इसने पिछले स्विंग के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक 4,950 का एक सपोर्ट है। अगर उसके नीचे फिसलता है तो हमें वहां से फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जब तक ये इसको होल्ड करता है 4,950 के सपोर्ट को, तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 5,300। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर ट्रेंड इसके पास आता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके सिवाय कंजप्शन स्पेस में दूसरे स्टॉक हैं जहां पर हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो वहां पर अगर हम ट्रेड या निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये है राइट ट्रेंड पर आपको मिलती हुई। मनदीप सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनदीप जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर मैं अमृतसर पंजाब से बात कर रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल। सर मेरे सवाल थे, एक मेरे पास बीईएल के शेयर थे। बीईएल के शेयर सर, मेरी बाइंग प्राइस है 59 रुपीज और मेरे पास 150 शेयर है। कितने? 59? 59 की बाइंग प्राइस है सर और 150 शेयर है। अडानी पावर के हैं सर, 300 शेयर है। अच्छा, अडानी पावर आपने 200 के रुपए पर खरीदा है ना? हाँ जी, 2 स्टॉक है सर मेरे पोर्टफोलियो में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और हाँ, बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपने 59 रुपए पे खरीदा है। हाँ जी, 59 रुपए पे खरीदा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, तो सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट इसमें हो रहा है। आपने बहुत ही निचले स्तरों पर खरीदारी की हुई है बीईएल में, तो यहाँ तो अच्छा खासा फायदा होता हुआ आपको। और अडानी पावर 200 रुपए के भाव पे खरीदा हुआ है और यहाँ थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। मनदीप जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया है या शॉर्ट टर्म का? नहीं सर, अभी मेरे पास जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है दोनों ठीक, सर, ठीक। लेकिन मेरे पास जो अडानी पावर का शेयर है वो पहले वाली बाइंग प्राइस है सर, उसमें ना तो प्रॉफिट में ही हूँ अभी। अच्छा, प्रॉफिट में ही है, चलिए ठीक है। दोनों में प्रॉफिट में है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी? बीईएल में तो बहुत जबरदस्त फायदा हो रहा है, 59 की इनकी बाइंग है। जी हाँ प्रशांत जी, अदानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में तो इनको जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली इतना कोई होल्ड नहीं करता है, तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। इतने पेशेंस के साथ इन्होंने एक लंबे समय के लिए एक अच्छे स्टॉक को होल्ड करके रखा है। तो मुझे लगता है कि बीएल में अभी भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पर एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि हमें अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है आता हुआ 380 के आसपास। और मुझे लगता है कि जब तक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं।
और अगर यहाँ से एक अच्छा खासा पिकअप मोमेंटम आता है अबव द लेवल्स ऑफ 416, तो वहां से 450 से लेकर 475 तक के भी लक्ष्य हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और अभी भी अपने जो वीकली स्विंग लो है उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। वहीं पर अगर अदानी पावर की बात की जाए तो यहाँ पर भी अभी फिलहाल अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक गैप अप ओपनिंग भी हमें देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जो अपसाइड के मूव है वो अदानी पावर में बरकरार रहेंगे। बट मुझे थोड़ा सा ये जो 180 का जो रेजिस्टेंस है अगर उसके ऊपर निकलता है तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहां से फिर मुझे लगता है कि जो इनकी जो कॉस्ट है वहां तक अदानी पावर निकल सकता है। तो मेरे ख्याल से ये होल्ड रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और इनको यहाँ पर भी जो इनके कॉस्ट है वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए दोनों काउंटर्स पर तो आपने सलाह दे दी है, लेकिन सतीश सिन्हा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हमारे दर्शक। नमस्कार सतीश जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं सतीश बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक का अपना 65.27 के रेंज पे खरीदा हुआ है 2400 शेयर। ओके, तो मैं इसको कब तक फुल करके सकता हूँ? जब आपने लिया था तो आपने कितना नजरिया यहाँ पर बनाया था, लंबा? बस आज 1 मंथ के लिए मैं रखा था इसको। 1 मंथ के लिए ही? यस यस। चलिए 65 के आपकी बाइंग प्राइस है और लगभग 57-45 के आसपास का हम भाव देख रहे हैं। नियर टर्म आउटलुक क्या समझ में आ रहा है आपको चार्ट्स के बिना पर? लक्ष्मीकांत जी क्या रेकमेंड करेंगे इनको? जी, ओला इलेक्ट्रिक में अभी कुछ दिनों पहले तो अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिले थे, पर जब ये स्टॉक अपने प्री 71 के लेवल्स पे पहुंचा तो वहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट अभी जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉज हुआ है, थोड़ा सा रुक सा गया है। मुझे लगता है कि अगर ये फिर से 62 के ऊपर ट्रेड करेगा तो वहां से फिर से हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। वहां से फिर जो इसका पिछला स्विंग हाई है 71-72 वहां तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। अभी भी स्टॉक्स में अपसाइड के मूव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उसके लिए स्टॉक्स को जो उसका पिछला ब्रेकआउट लेवल है जो कि हमें देखने को मिला था 52 के ऊपर, तो जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें ये बने रहें और थोड़ा सा वेट करें। 62 के ऊपर निकलेगा तो वहां से 72-75 के लक्ष्य ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है, यहाँ पर 60 के ऊपर के टारगेट्स पॉसिबल हैं लक्ष्मीकांत जी के मुताबिक। इसी के साथ लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप जुड़े, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया, धन्यवाद आपका। और दर्शकों को कहीं नहीं जाना है क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पर आईपीओस पर हमारी बेहद खास पेशकश आईपीओ सेंट्रल लेकर आएंगे, जहां पर बात होगी नई आईपीओस भी और आपको बताएंगे कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी है। ब्रेक के बाद गणेश कंज्यूमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी हैं वो है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। ये एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इनका आईपीओ जो है सितंबर 23 को खुल रहा है और 25 को बंद हो रहा है। 333 to 351 का प्राइस बैंड है, 490 करोड़ का आईपीओ है और इस कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी लगभग 3040 करोड़ के ऊपर होगी अपर एंड के प्राइस बैंड पे। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो है कार्तिक तेलतिया जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के और ऋषभ जैन जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के। कार्तिक, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज। कार्तिक, आपसे पहला सवाल ये है कि आप लगभग 440 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं प्राइमरी में, उसका उपयोग आप कहाँ करेंगे? और ये भी बताइए कि आपकी कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो किस तरह से आपने स्ट्रक्चर किया हुआ है? सर, हमारी कंपनी एक ईपीसी कंपनी है। हम लोग सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं फॉर पीएसयूज एंड प्राइवेट कस्टमर्स। हम लोग 2013 से ऑपरेट कर रहे हैं इस फील्ड में। हम लोग वी आर रेजिंग अबाउट 440 करोड़। इस 440 करोड़ में से 420 करोड़ यूटिलाइज करेंगे हम एक सोलर सेल लगाने के लिए। ये सोलर सेल लाइन हमारे लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। कंपनी ने ऑलरेडी एक सोलर मॉड्यूल लाइन लगा दिया है।
सोलर सेल लाइन उस मॉड्यूल लाइन के लिए फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये कंपनी को अपने ईपीसी प्रोजेक्ट्स करने में मदद करेगा। सोलर सेल आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है इंडिया में जून 2026 से, एंड उसकी शॉर्टेज से हम इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास अपना लाइन रहेगा एंड हम अपने कस्टमर को सोलर सेल, सोलर पैनल और ईपीसी तीनों सर्विसेज दे पाएंगे। ये भी बताइए कि अगर आप ईपीसी का मार्जिन देखें तो किस तरह के मार्जिन्स हैं आपके इस वक्त? सर मार्च 2025 में हमारा पैट मार्जिन लगभग 14.5% के आसपास था। मार्च 24 में ये मार्जिन अराउंड 10% था। दिस इज इन लाइन विद द इंडस्ट्री मार्जिन दैट द इंडस्ट्री सीइंग। यहाँ से मार्जिन्स ऊपर जाने की उम्मीद है क्या? सर आगे के मार्जिन्स पे मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा, बट हमारा इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लास्ट ईयर लगभग 45 गीगावाट लगा है इंडिया में, एंड भारत का जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो सोलर का इंस्टॉलेशन आगे कुछ सालों में काफ़ी बढ़ना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट इंडस्ट्री को काफ़ी मुनाफा होना चाहिए। ये बताइए कि आपका जो FY25 का जो टॉप लाइन था वो प्योरली ईपीसी से था, तो अगर जब ये आपका मॉड्यूल और सेल दोनों आएगा इस साल या अगले साल में, तो ये किस तरह से आपका बिजनेस मॉडल चेंज करेगा? सर 2025 प्योरली ईपीसी है, उसमें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग का कोई मार्जिन नहीं था। जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और सेल मैन्युफैक्चरिंग के साथ दो चेंजेस आने चाहिए। एक तो हम मार्केट में ओवरऑल टर्न की सप्लायर बन पाएंगे, जिसके कारण हमें ज़्यादा बड़े और बेटर प्रोजेक्ट मिलने चाहिए। सेकेंडली सर जो मार्जिन अभी हम मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, बिकॉज हम उनसे जाके सोलर पैनल खरीदते हैं, वो मार्जिन डेफिनेटली कंपनी को बचेगा, तो ओवरऑल लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। ये आपका ऑर्डर बुक कितना है आज के डेट में, और प्योरली क्या पीयूसी से रिलेटेड है या प्राइवेट सेक्टर को भी आप कैटर करते हैं? सर हम प्राइवेट और पीएसयू को दोनों को केटर करते हैं। एज ऑन डेट हमारा ऑर्डर बुक कुछ 2500 करोड़ का है। इसमें एनटीपीसी है, जीयूवीएनएल है, आरयूवीएनएल है, सो काफ़ी कस्टमर्स का मिक्स है इस ऑर्डर बुक में। एक बार हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, वी विल फर्दर ट्राई टू डाइवर्सिफाई दिस कस्टमर मिक्स। ये बिज़नेस में आपको बिकॉज आप पीयूसी के साथ काफ़ी काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या मार्जिन कंप्रेशन काफ़ी देखा जाता है पीयूसी के साथ काम करने की वजह से, या यहाँ पर मार्जिन नॉमिनल लेवल में ही आपको जो 20% है वो दिखेगा, और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे आप अपना बिजनेस मॉड्यूल और सेल, और आगे जाके आपने जैसे बोला कि लिथियम आयन की भी बात करें क्योंकि आपका बेस्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं आपके, तो उससे क्या मार्जिन और यहाँ से एनहांस होगा? आज के डेट में अराउंड 20% का मार्जिन है, तो आगे जाके और बढ़ेगा क्या? सर पीएसयू बिजनेस में ऑर्डर्स आपको रिवर्स बिडिंग से मिलते हैं, तो मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट एट पार विद आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें या पीएसयू सेक्टर में काम करें। डेफिनेटली जब आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो जो मार्जिन आप अपने दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं आपको मटेरियल सप्लाई करने के लिए, वो मार्जिन्स कंपनी को बचने लगेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर फोर्सिंग शुड हैपन फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। तो ओवरऑल लेवल पे वी आर होपफुल दैट आवर स्ट्रैटेजी ट्रांसलेट्स इनटू लोअर रिस्क एंड बेटर मार्जिन्स। कार्तिक ये बताइए कि आप का जो FY25 का जो रेवेन्यू था वो एक प्योर ईपीसी प्लेयर के जैसे था, और अभी आपका मॉड्यूल भी आ रहा है और सेल भी आ रहा है और लिथियम आयन भी आ रहा है। आगे जाके अगले 2 साल में आपका जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा? सर हमारा बिजनेस मॉडल ईपीसी ही रहेगा। हमारा सारा इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड इंटीग्रेशन है टू सपोर्ट आवर ईपीसी बिजनेस।
तो जब हमारे पास लिथियम सेल रहेगा, जब हमारे पास सोलर सेल रहेगा, इन सोलर मॉड्यूल रहेगा, हम कस्टमर्स को टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। ये हमारा ईपीसी बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा, हमारे मार्जिन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। बट सोलर वर्ल्ड फ्यूचर में अपने आप को एक बड़ा ईपीसी प्लेयर देखता है एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ऋषभ, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो पैसे आप रेज कर रहे हैं 440 करोड़ आप कैपेक्स में लगाएंगे, तो आखिरी में जो बैलेंस शीट में जो डेट रहेगा वो कितना डेट रहेगा एक बार ये कैपेक्स पूरा कंप्लीट होगा तो? सर, एज ऑन मार्च 25 अगर आप देखेंगे तो हम लोग नेट कैश नेगेटिव हैं, डेट नेगेटिव। और ये जो पूरा हम रेज कर रहे हैं इसमें से 420 करोड़ हम प्योरली सेल मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल लाइन अप्रॉक्सीमेटली 575 से 600 करोड़ रहेगा। सो बैलेंस हम लोग एज एंड व्हेन वी विल रेज डेट, बट वी फोरसी दैट अगले साल तक ये भी हम लोग इन हाउस अक्रूवल से रिकवर कर लेंगे। सो अगले एक से 1.5 साल में हम लोग अगेन नेट कैश नेगेटिव, डेट नेगेटिव देखते हैं। जी कार्तिक एंड ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। आज आपने ईटी नाउ स्वदेश से बात किया। आपके आईपीओ जो है 23 को खुल रहा है और 25 को बंद हो रहा है। 333 to 351 का प्राइस बैंड है। 490 करोड़ का आईपीओ है जो आपको आपकी कंपनी को वैल्यू देता है 3000 करोड़ के ऊपर। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। जी हाँ, आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बेहद खास शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो कंज्यूमर है, जो आप आम लोग हैं, वो किस तरह से इस जीएसटी रिफॉर्म में फायदा उठा रहे हैं और किस तरह से इसका लाभ उठा रहे हैं। वैसे तो हम बिग शॉपिंग के लिए दिवाली का इंतजार करते हैं क्योंकि सामानों पर बड़ी छूट मिलती है, लेकिन सरकार ने जीएसटी राहत के जरिए नवरात्रि में ही आपको दिवाली बोनस दे दिया है। जीएसटी 2.0 लागू होने से करीब 90% सामानों के दाम कम हो गए हैं। तो फिर इंतजार कैसा? जीएसटी बचत उत्सव के कई रंग लेकर हम हाजिर हैं। शहर शहर ईटी नाउ स्वदेश के रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही कंपनियों का मैनेजमेंट और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे और आपको इस पावर पैक शो में जीएसटी बचत महाउत्सव की तमाम बड़ी बातें हम बताएंगे। जी हाँ, तो तमाम अहम बातें आपके सामने हम रखेंगे और बारी बारी से अपने जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग शहरों से ईटी नाउ स्वदेश के, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले अंजलि पलोद का रुख करते हैं। अंजलि पलोद हमारी सहयोगी पहुंची मुंबई के माटुंगा इलाके में रिलायंस बाजार में और वहां उन्होंने तमाम खरीदारी का जायजा लिया और लोगों से इस छूट पर उनके रिएक्शंस जाने। जी हाँ, आज 22 सितंबर से नए जीएसटी रेट्स लागू हो रहे हैं और हम माटुंगा के रिलायंस स्मार्ट बाजार में हैं, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं जीएसटी डाउन सेविंग्स। अब हम कई सारे प्रोडक्ट्स में कम हुए जीएसटी दरों को डिस्काउंट्स के तौर पर देख सकते हैं। मेरे आसपास टूथपेस्ट प्रोडक्ट्स है, शैम्पूज है, फेस वॉशेस है, सैनिटरी प्रोडक्ट्स है और इन सभी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी के जो दर है वो कई प्रोडक्ट्स पर 18% से 5% कर दिए है, 12% से 5% कर दिए और डेयरी प्रोडक्ट्स में तो 5% से 0% पर इन्हें लाया गया है। और इन सभी जीएसटी दरों की के कम होते हुए प्राइसेस हम यहाँ डिस्काउंट्स के तौर पर देख सकते हैं। हालांकि प्रोडक्ट्स की एमआरपी यानी कि पैकेजिंग में हमें चेंजेस देखने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि पुराने स्टॉक्स अभी तक रिटेलर्स और सुपरमार्केट्स के पास है, लेकिन बिल्स पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह के जीएसटी के कम होने के बेनिफिट्स कस्टमर्स को पास ऑन किए जा रहे हैं। यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट बाजार के बिलिंग में भी आप देख सकते हैं कि जीएसटी बेनिफिट्स जो है वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं। अलग अलग स्लैब्स हम देख सकते हैं। इसमें एक मिल्क का टेट्रा पैक जो पहले 5% पर टैक्स किया जाता था, अब वो 0% पे हो चुका है और ऐसे कई सारे दूसरे बेनिफिट्स हम देख सकते हैं। शेल्फ्स जो है वो पूरी तरीके से स्टॉक अप कर ली गई है। बड़े पैक्स हो जिन पर बड़ी बचत हो सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमें यहाँ देखने मिल सकते हैं।
साधारण तौर पर हर एक प्रोडक्ट पर हम यहाँ डिस्काउंट देख सकते हैं। कुछ पे 7% पे है, कुछ पे 25%, 50%, ऐसे सारे ही डिस्काउंट्स हम देख सकते हैं। फेस वॉश कैटेगरी या सोप कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यहाँ नहीं है जिस पर आपको डिस्काउंट नहीं दिखेगा, और ये जीएसटी कम होने की वजह से ये डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज से खरीदारी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ये जीएसटी के दरों के कम होने का पूरा लाभ शॉपिंग करके उठाएंगे। बिल्कुल, चलिए उम्मीद तो यही है। तो अंजलि, हमने देखा कि सुपरमार्केट में थी, लेकिन अनुराग जोशी के पास हम चलते हैं। अनुराग, इनऑर्बिट मॉल मलाड में है और यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, किस तरह का माहौल है अनुराग, जरा बताइएगा। आप मॉल में हैं और मेरे ख्याल से लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 22 तारीख का। फुटफॉल्स के लिहाज से, खरीदारी के लिहाज से जरा बताइएगा क्या फिलहाल मूड है। अनुराग शाह हमारे दूसरे सहयोगी भी हुंडई डीलरशिप दहीसर में है, वहां पर वो बताएंगे खरीदारी और बुकिंग्स को लेकर फिलहाल क्या सिनेरियो है। लेकिन अनुराग जोशी आपके पास आएंगे, बताइए आप इनऑर्बिट मॉल में क्या कुछ लोगों से बातचीत कर पाए हैं, दुकानदार क्या बोल रहे हैं वहां पर? भारत में जीएसटी की दरें घट के सिर्फ 2 दरें अभी हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर में, जो कि 5% और 12% है, और ये पहले के मुकाबले काफी कम दरें हैं। अभी मैं मुंबई के मलाड स्थित इनऑर्बिट मॉल में हूं और अभी आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो स्टोर्स हैं वो खुल रहे हैं और जो ग्राहक हैं वो धीरे धीरे अभी ये सुबह मॉल में उनका आना शुरू हो गया है। और अभी हमें ये देखना है कि इस जो जीएसटी की दरें घटी हैं इसके चलते कितनी खरीदारी होती है। यहाँ पे जो गारमेंट्स हैं उनके स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, जैसे कि शॉपर स्टॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, फूड कोर्ट है, गेम्स हैं और सिनेमा थिएटर्स भी हैं। तो अभी यहाँ पे अगर माहौल देखा जाए तो यही माना जा रहा है कि जीएसटी की जो दरें घटी हैं, धीरे धीरे आज सोमवार है, ग्राहकों का तांता यहाँ पे आते रहेंगे लोग और उसके चलते और खरीदारी बढ़ेगी और इसके चलते जो कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया की वह कैसी पैन आउट होगी, ये पहले हफ्ते में हमें उसका कुछ पता चलेगा। और जो अभी माहौल है ये मॉल में भी वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि जीएसटी के जो दरें हैं, जो 5% और 12% अभी दरें हैं और कुछ दरों को बिल्कुल हटा दिया गया है, इसके चलते कैसा कंजम्पशन बढ़ेगा। चलिए, तो सुबह सुबह का वक्त और अब धीरे धीरे खरीदारी का रुझान साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हम उन तस्वीरों को भी आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी अनुराग शाह मुंबई के दहीसर में मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने एक कार शोरूम का जायजा लिया। हुंडई की जो है कार शोरूम में पहुंचे वो और वहां किस तरह का उत्साह है ये जानने की कोशिश की। यहाँ पर आज 20 से ज़्यादा डिलीवरीज प्लान्ड है और बुकिंग्स भी बड़ी संख्या में प्लान्ड है, क्योंकि छोटी गाड़ियों पर जो फ़ायदा होगा लोगों को वो 70, 80, 90 हज़ार रुपये तक होगा। मेरे साथ इस शोरूम के ओनर है राजन शर्मा जी। शुक्रिया सर, आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है अब जीएसटी रिडक्शन के बाद आज पहले दिन? नहीं, हम आशा कर रहे हैं कि रिस्पांस तो बहुत बढ़िया आना चाहिए और जो 28 से 18% जीएसटी सरकार ने किया है उससे इंक्वायरियों में तो काफ़ी वृद्धि हुई है और हम आशा कर रहे हैं कि उसी तरह की वृद्धि हमें बुकिंग और रिटेल सेल में भी दिखे। बिल्कुल सर, रिटेल सेल्स में भी आप आशा कर रहे हैं कि दिखे, तो क्योंकि ज़बरदस्त डिमांड होगी। अब जो पिछले 1-1.5 महीने से लोगों ने नहीं बुकिंग की थी वो अब बुकिंग करेंगे नवरात्रि के मौके पर, तो इसकी डिलीवरी कब तक होगी और क्या इसको आप पूरा कर पाएंगे? देखिए, लॉजिस्टिक चैलेंज रहेगा बिकॉज सारी की सारी बुकिंग एक 9-10 दिन के दरमियान आएगी, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स चैलेंज रहेगा। लेकिन सभी कंपनियों ने लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छा से प्लान किया है और हमने भी अच्छी तरह से अपना ऑर्डरिंग प्लान किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ज़्यादातर कस्टमर को दिवाली से पहले या दशहरे तक डिलीवरी दे सकेंगे। बिल्कुल, दशहरा
तक और दिवाली से पहले डिलीवरी दे सकेंगे। तो कौन सी गाड़ियों में आपको लगता है, अगर हुंडई की बात करें तो ज़्यादा रुझान बढ़ेगा और लोगों को ज़्यादा फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा तो छोटी गाड़ियों में होगा, जिसकी दर ऑलमोस्ट 29% से 18% पे आई है। तो हमारी उम्मीद है कि हमारी सेल, जो वेन्यू सेगमेंट की सेल है, जो ग्रैंड i10 ऑरा की सेल है, इसमें वृद्धि होगी। और 5% का रिडक्शन क्रेटा में भी हुआ है और उस सेगमेंट में और भी कई गाड़ियां हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ओवरऑल पूरी पोर्टफोलियो में हमें इस जीएसटी के रिडक्शन का फायदा मिलेगा। तो आप मानते हैं सर, आखिर सवाल होगा कि इस फेस्टिव सीजन में सेल्स बहुत बम्पर रहने वाली है, अभी तक इतने सालों में नहीं रही थी, उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा? हाँ, उम्मीद तो यही की जा रही है कि रिस्पॉन्स बेहतरीन होना चाहिए। आशा यही है हमारी। देखते हैं अब किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा अगले 10 दिनों में। चलिए, तो यहाँ पर सुपरमार्केट से, मॉल से और गाड़ी के शोरूम से हमारे रिपोर्टर्स ने आपको बता दिया किस तरह का माहौल है। आगे भी पूरे दिन हम चेक लेते रहेंगे कि ग्राहक कितना ज्यादा अब दुकानों में आ रही हैं, किस तरह की इंक्वायरियां हो रही हैं। लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और जीएसटी बचत उत्सव की क्या तैयारियां हैं उसका जायजा आपने लिया। लेकिन प्रशांत, आज शो खत्म करने के बाद आपका इरादा क्या है? इरादा क्या, मतलब दरअसल क्या है कि मैं ना, मुझे ये जो आप लोग तरह तरह के ऑफर्स और बड़ी बड़ी प्लेट और ग्राफिक्स चला रहे हैं ना, मेरा लालच बढ़ता जा रहा है। मतलब एक तो गाड़ियों पे जो ह्यूज डिस्काउंट दिख रहा है, बिल्कुल बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं और बकायदा लोगों ने यही पूछ के इंक्वायरी की है कि जीएसटी घटने के बाद मेरी एक कितना और फायदा दिलचस्पी है। हाँ। मैं तो अपने घर के हर सामान का चेक करूंगा कि ये मैं पहले कितना खरीद रहा था, कितना सस्ता हुआ है। सरकार ने यही तो बोला है, डिस्काउंट ड्यू टू जीएसटी। हर रिटेलर को, दुकानदार को ये बताना है ताकि ग्राहक को पता चले कि भी फायदा हो रहा है, हमें बचत हो रही है हमारी। लेकिन चलिए, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल। और ब्रेक के उस पार भी हम जुड़ेंगे ब्लू स्टार के मैनेजमेंट के साथ। त्यागराजन जी हमारे साथ होंगे, पूछेंगे उनसे कि ग्राहक कितनी बड़ी लाइन लगाकर और किस तरह की बुकिंग्स आ रही हैं उनके गुड्स की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हमने दिखाया ग्राहकों का रुझान और किस तरह से तमाम आपके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे खपत वाले क्षेत्र की, वहाँ पर किस तरह का रुझान है। तमाम स्टोर से हमारे सहयोगियों ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाई। और अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज विशेष दिन पर जुड़ रहे हैं। जीएसटी राहत से एसी की मांग में कितना इजाफा दिखेगा, ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से हम खास बातचीत करेंगे। ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागराजन सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहले आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं और इस, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बचत उत्सव की भी शुभकामनाएं। तो एयर कंडीशनर पे भी जीएसटी घटा है और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में जैसे ही छूट मिलती है, कस्टमर डिमांड में एक तरह का बूस्ट देखने को मिलता है। तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Greetings to you as well as Kavita and your audience on the occasion of Navratri. It has commenced well. In fact, our team was awake from midnight onwards in order to test the system. It is doing extremely well. And the dealers, as you may recall, from August 15th onwards have been taking bookings. Rightly, the consumers were told, please wait till 22nd, you will avail the benefit. And so there are enough bookings, and we have to wait and watch between now and September 30th. And beyond that, till Diwali, how the sale is going to be. Going by the bookings and going by the feedback from the dealers, I think September to September, 20% growth is possible. That's what we are estimating. And in a 10-day period, that will be a record sale. And the entire benefit is being passed on to the consumers. We'll have to wait and watch what the market operating prices are going to be. And we are working towards achieving that goal of at least 20% growth month on month.
हेडलाइन दे दी आपने तो, सितंबर टू सितंबर 20% आप बता रहे हैं और अगले 10 दिनों में आप कह रहे हैं कि बम्पर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा बिक्री के लिहाज से। तो एडवांस में मुबारकबाद, और जब ये आंकड़े आपके पास आ जाएंगे तब आप वापस हमारे साथ शो में जुड़ेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे कुछ कंसर्न्स इमीडिएट इफेक्ट को भी लेकर है, कुछ कह रहे हैं कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हम इसका इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्या किसी भी तरह का लैग इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है? Absolutely. There are multiple things out here. Number one is the pent-up demand due to poor summer sales because it rained during summer season. So when it rains, people only postpone their purchase. They do not drop the purchase. Now, in the festival season, they would have bought it. I'd always maintained, even though the summer season was a washout, 15% growth for the full financial year is possible. Now, I think 20 to 25% growth, despite a poor summer season, is indeed possible because the reduction is substantial in our category. This will be only next to automobiles. And this category is on the cusp of becoming a big category at homes. The penetration levels are expected to surge. So therefore, I would expect forensic activity from now on. There is one catch here. 1st January 2026, there is an energy label change. So therefore, the inventory planning has to be very sharper. We will have to measure on a daily basis what is the tertiary movement in the channels and begin to produce in such a manner we are able to grow at the same time, not stocked out. प्रशांत बात कर रहा हूं। एक चीज समझना चाहेंगे, मतलब दिवाली या फेस्टिविटीज जो होती हैं वो एक नई बिगनिंग के तौर पे भी देखा जाता है। हमें बताइए कि आगे क्या कुछ प्लानिंग कर रही है कंपनी, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन हैं जहां पर लगातार कारोबार के लिहाज से आप लोग री इन्वेंट कर रहे हैं। So there will be multiple things. The very first thing is, back end, that also I must tell you, that if there is booking and they all have been waiting for more than a month, you have to deliver an install. You can imagine the logistics movement, installers must be trained to handle that additional load. In a festival season, it's a lean season for the air conditioner category, but it is going to be like summer activity at a high pitch that is supposed to happen. Second, generally the consumer behavior is who wanted to buy one air conditioner for a bedroom may end up buying two. That will be another trend that we will see. The third one is who wanted to buy a 3-star air conditioner may end up buying a 5-star air conditioner. So therefore, the inventory planning, the ground level, what needs to be done, these are the immediate things. Now going forward, the product has become affordable and the growth is going to be high, which means you will have to look at the production capacities. I'll be very optimistic about FY27, and what we would have thought we may wait for one more year, you may have to advance some capex in order to handle the load. राइट सर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और इतने अहम मौके पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, अब मुझे आपसे ये जानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा कि आज से ही आत्मनिर्भर भारत का जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसमें एक और कदम हमने आगे बढ़ा दिया है। सर, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आपके सेक्टर और आपकी कंपनी के लिहाज से मुझे समझना है, तो आपने क्या प्लान्स बनाकर रखे होंगे? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म कहेंगे हम। कैपेक्स से कंजम्पशन की कहानी को अब हम तवज्जो दे रहे हैं सर, और इसी कहानी पर जो है भारत भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह का उन्होंने सपना देखा है, अब इस कंजम्पशन को चर्न करके ग्राहकों को फायदा दिलाने की जो कहानी है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स सेक्टर के लिहाज से, कंपनी के लिहाज से जरा हमें बताइएगा। He is absolutely right. In fact,
way back in 2020 when he spoke to the CII National Council while listing the products that should be made in India. Air conditioners figured. We were surprised how the air conditioner is figuring in that list. But then the multiple things followed. There was a PLI scheme, AC industry benefited, and there were tariff, non-tariff barriers so that we stop importing. Today, all of us are manufacturing the finished goods here. The component ecosystem, huge investments have been made by multiple players. There is only one particular component which is yet to be indigenized, which is actually the compressors. Now, both the multinationals as well as Indian companies are looking at it. It's a question of around 18 months to 2 years before that component also is made in India. So air conditioner, if you look at today to 2028, you will fast see it's not only the air conditioner, every component that goes inside is also made in India. And we as a company are committed to make in India and also make for the world. And you are aware, for Europe or United States and other geographies, we have been pursuing a program to develop heat pumps and deliver. सर, आप जब भी आते हैं तो हमारे पास समय कम पड़ जाता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते हैं। आज भी यही हुआ है, समय खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन में आपने शिरकत की। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ मुझे और प्रशांत को भी इजाज़त दीजिए। और इक्विटी बाजार की तो हमने बहुत बातचीत कर ली। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पर फोकस होगा मुनाफे की मंडी में। Co-powered by Tata Capital.